तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6, जो कि हमारे साथ एंजाइमोलॉजी है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो आज के लेक्चर में हम एंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे और एंजाइम को अंडरस्टैंड करेंगे कि एंजाइम जो है ये क्या चीज़ होती है, इसका जो है हमारे बॉडी में क्या काम होता है। सही है। सबसे पहले इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एंजाइम को डिफाइन करेंगे कि एंजाइम क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद एंजाइम की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करेंगे कि एंजाइम की जो है क्या अहमियत है। इसी तरह से एंजाइम के नेचर के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रोटीन यूनिट में भी बताया था कि यूनिट नंबर 3 में जो हम प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे साथ जो एंजाइम है ये भी प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीनीशियस होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर प्रोटीनीशियस से प्रोटीन से बने हुए हैं। इसी तरह से एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, ख़ासियत है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एंजाइम के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पर बात करेंगे कि एंजाइम कैसे काम करता है, ठीक है। एक्टिवेटर इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स किसे कहते हैं। इसके साथ साथ उन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एंजाइम की जो फंक्शन है, एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज़ है उसको मुतासिर करती है, जिसमें आपके पास कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, टाइम, इसी तरह से को एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। को एंजाइम्स की मुख्तलिफ क्लासेस है उसको डिस्कस करेंगे। एंजाइम की जो है क्लिनिकल मेडिसिन्स में क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। सही है। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स के हवाले से जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो एंजाइम जो है ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये हमारे बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और उससे फिर एनर्जी बनाने में जो है क्या करती है, मदद देती है। इसके साथ साथ इसका काम ये होता है कि ये हमारे बॉडी में जितने भी कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म वगैरह जितनी भी होती है, तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि हम नॉर्मली जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करने के लिए हम ख़ास तरह के कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जिनका काम क्या होता है, उस रिएक्शंस को जल्दी कंप्लीट करना होता है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है, लिविंग कैटलिस्ट है, वो क्या है, वो एंजाइम्स है। एंजाइम्स के फंक्शन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मेटाबॉलिज्म में इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये मुख्तलिफ फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करके उसके छोटे छोटे हिस्सों में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, और इसी तरह से उससे एनर्जी बनाने में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये हमारे साथ एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल इंट्रोडक्शन एंजाइम्स के बारे में बताई गई है, जिसमें कहते हैं कि अ कैटलिस्ट इज एन एजेंट विच इन माइन्यूट अमाउंट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस of other substances without itself being destroyed or altered upon completion of the reaction। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट की मैंने अभी आपको बताया कि कैटलिस्ट ये ऐसे एजेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी बहुत कम मिकदार में अगर ये हमारे साथ मौजूद हो किसी रिएक्शन में, तो इसकी इस कम मिकदार में होने के बावजूद ये क्या करती है, उस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उसको क्या कर देती है, तेज तेज कर देती है, उसको स्पीड अप कर देती है, ठीक है। और इसी तरह से रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट कर देती है, और इस पूरे रिएक्शन के दौरान इस कैटलिस्ट में किसी किस्म के चेंजेस जो है वो बजाते खुद नहीं आती। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसके ज़रिए हमारे जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी जो रफ्तार है, ठीक है, वो क्या हो जाए, तेज़ हो जाए, और रिएक्शन जो है वो बहुत कम टाइम में मुकम्मल हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है।
in that they catalyze chemical reactions of biological system. enzymes ये हमारे साथ biological catalyst है. biological catalyst से मुराद ये है कि ये inside human body के अंदर जो है ये क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म के जो biochemical reaction start हुए होते हैं, ठीक है, या जारी होते हैं, तो उसको स्पीड अप कराने में, उसको कंप्लीट करने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Enzymes are produced by living cells and the set of enzymes in each cell genetically determined. ठीक है, enzymes जो है ये living cells से ही क्या होते हैं, बनते हैं. living cells जो है इसको क्या करती है, बनाती है. ठीक है, जैसे कि प्रोटीन जो है ये हमारे साथ क्या है, बायोमोलिक्यूल है ना. तो एंजाइम किस चीज़ से बनते हैं, एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं. ठीक है, प्रोटीन से बनते हैं और इसी तरह से अपने फंक्शंस को क्या करती है, फिर परफॉर्म करती हैं. ठीक है, तो ये एक जर्नल एक्सप्लेनेशन थी एंजाइम्स के हवाले से. यहाँ पर मज़ीद आगे बात करते हैं, एंजाइम को मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं. कहते हैं कि द वर्ड एंजाइम कम फ्रॉम ग्रीक. हमारे साथ जो वर्ड एंजाइम है तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. इन एंजाइम मीन लिव इन, मीनिंग फॉर्मेंट. ठीक है, सो was used when the catalytic properties of yeast was discovered. ये important point नहीं है, ठीक है, इसको बस आप लोग छोड़े. enzymes are biological molecule, typically proteins that act as a catalyst, speed up chemical reaction in living organism. अच्छा जी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये है कि एंजाइम वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ठीक है, इसके बाद एंजाइम ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि अभी मैंने आपको बताया, जो कि ख़ास तौर पर प्रोटीन से बने होते हैं. इसकी नेचर क्या है, प्रोटीनीशियस होते हैं, मतलब प्रोटीन से बने हुए होते हैं. इनका काम क्या होता है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तौर पर काम करती है. अभी मैंने आपको कैटलिस्ट की डिफिनीशन बताई थी. ठीक है, जो कि क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसको स्पीड अप करती है, उसको तेज़ करती है और बहुत कम टाइम में उस केमिकल रिएक्शंस को क्या करती है, मुकम्मल करती है. दे फैसिलिटेट दीज रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी required for the reaction to occur, thereby increasing the rate of reaction without being consumed themselves. इसी तरह से एंजाइम का एक काम ये भी होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करती है, उसको डाउन करके केमिकल रिएक्शंस को क्या करती है, उसको जल्दी से शुरू करा देती है और इसी तरह से बहुत कम टाइम में ये केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देती है, इंक्रीज करके उसको मुकम्मल कर देती है. ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये आगे स्लाइड्स में आने वाला है, वहाँ पर मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा. ठीक है, enzymes are crucial for various biological processes such as digestion, metabolism and cell signaling. ठीक है, वही बात है जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताई थी कि एंजाइम का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फूड डाइजेशन में. ठीक है, मुख्तलिफ जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है जिसमें आपके पास डाइजेशन आ गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म आ गई, इसी तरह से सेल सिग्नलिंग आ गई, तो ये सारे काम करने में एंजाइम जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. समझ आ रही है मेरी बातों की आप स्टूडेंट्स को? यस सर. ओके, वेरी गुड. मज़ीद आगे बढ़ते हैं. द सब्सटेंसेस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. अब वो सब्सटेंस जिसके साथ एंजाइम रिएक्शन करती है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मतलब ये है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एंजाइम है. ठीक है, ये मैंने एक एंजाइम बना दिया. हर एंजाइम का अपना एक ख़ास शेप होता है. इसके लिए हमारे साथ जो सबस्ट्रेट बनेगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा. ये हमारे साथ सबस्ट्रेट है. तो ये एंजाइम जो है, ये वाला एंजाइम जो है ये इस सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और इस सबस्ट्रेट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, प्रोडक्ट में. जैसे कि ये एक प्रोडक्ट हो गया और इसी तरह से
ये आपके पास दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए इसकी ब्रेक डाउन करके इसको एक टुकड़ा हो गया और ये दूसरा टुकड़ा इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो चीज़ें आपके पास जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है इसमें किसी किस्म की चेंजेस रिएक्शन के दौरान नहीं आती, ये उसी तरह से रहती है। चेंजेस जो है ये सिर्फ सबस्ट्रेट में आती हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। The enzymes are highly effective catalysis and can bring about chemical reaction in body tissues or even in vitro at comparatively low temperature and low dilution, ठीक है। एंजाइम जो है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैटालिसिस करती है, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन करती है और तकरीबन केमिकल रिएक्शंस को जो है बॉडी के टिश्यूज़ में भी उसको क्या करती है, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। It should be clearly understood that enzyme only accelerate the rate of chemical reaction but do not initiate them, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो बात याद रखनी है वो ये है कि एंजाइम का काम क्या होता है। कैटलिस्ट की डिफिनीशन अगर आपको अभी याद हो, ठीक है, अभी मैंने आपको बताई। जैसे कैटलिस्ट काम करता है बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम भी काम करता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, ठीक है। इनका काम ये होता है कि ये केमिकल रिएक्शन को सिर्फ एक्सेलरेट करती है, सिर्फ स्पीड अप करती है, ठीक है, और ख़ुद से जो है ये उस रिएक्शन में किसी किस्म की इसमें चेंजेस नहीं आती, इसमें जो है किसी किस्म की अल्ट्रेशन नहीं आती। इन अदर वर्ड्स द रिएक्शन विल बी एक्सट्रीमली लो। अगर हमारे बॉडी में ये एंजाइम्स ना होते, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम में फिर हमें भूख लगती, मतलब एक टाइम खाना खाने के बाद हम 2-3 दिनों तक जो है फिर आराम से जो है वो बग़ैर खाने के गुज़ार सकते, क्योंकि जब एंजाइम नहीं होंगे तो हमारे जो बॉडी में फूड मॉलिक्यूल है उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो जल्दी नहीं होगी। जब उसकी मेटाबॉलिज्म जल्दी नहीं होगी तो हमारी जो बॉडी में फूड होंगे, ठीक है, वो डाइजेस्ट जल्दी नहीं होंगे। जब वो डाइजेस्ट जल्दी नहीं होंगे तो हमें फिर भूख जो है वो जल्दी नहीं लगेगी, ठीक है। सो इसलिए अगर एंजाइम ना होते तो एंजाइम ना होने की वजह से रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्लो होते, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? सर ये लास्ट वाला कीजिएगा, लास्ट पॉइंट। अच्छा जी, इस लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स द रिएक्शन विल बी एक्सट्रीमली लो। मतलब यह है कि अगर एंजाइम्स ना होते हमारे बॉडी में तो जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते वो बहुत ज़्यादा क्या होते, स्लो होते। क्यों स्लो होते? क्योंकि एंजाइम्स का काम ही यही होता है कि ये रिएक्शंस को क्या करती है, स्पीड अप कराती है, उसको तेज़ करती है ताकि कम टाइम में ज़्यादा रिएक्शंस हो जाए। सो जब एंजाइम नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है रिएक्शंस फिर नहीं होंगे, और जो रिएक्शन हो रहे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी मुकम्मल होने में। तो इस वजह से यहाँ पर ये पॉइंट जो है बताया गया है। सही है। ओके। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस। तो ये तो आप सबको पता है कि ज़्यादातर जितने भी एंजाइम्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स। कुछ कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अलावा बाकी जितने भी एंजाइम्स है वो हमारे साथ क्या है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन से बने हुए हैं। देयर कैटालिटिक एक्टिविटी डिपेंड ऑन देयर इंटीग्रिटी, ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ देयर नेटिव प्रोटीन कन्फॉर्मेशन। इसी तरह से हमारे साथ जो मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं तो इनके जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होते हैं, कैटालिटिक से मुराद ये है कि इसके जो सबस्ट्रेट को तोड़ने का काम होता है, ये डिपेंड करता है उस एंजाइम की इंटीग्रिटी पर, उस एंजाइम की स्ट्रक्चर पर, शेप पर, ठीक है। जिस तरह के एंजाइम्स होते हैं उसी तरह के क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। मतलब हर सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास एंजाइम होता है, ठीक है, और वो एंजाइम सिर्फ उसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इसके हवाले से आगे एक मॉडल भी आने वाला है, तो उस मॉडल में यही बात बताई गई है, सो वहाँ पर फिर आपको इसकी मज़ीद आसानी से समझ आ जाएगी। If an enzyme is denatured or dissociate into its subunits,
कैटालिटिक एक्टिविटी यूजुअली लॉस्ट। ज़ाहिरी बात है, अगर एक एंजाइम डिनेचर्ड हो जाए, डिनेचर्ड से मुराद ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, एबनॉर्मल हो जाए, या अपने यूनिट्स में, अपने पार्ट्स में ये क्या हो जाए, ब्रेक डाउन इसकी हो जाए, तोड़ फोड़ इस एंजाइम की जो है हो जाए, तो एंजाइम के जो कैटालिटिक रिएक्शन है या जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी ना। क्योंकि जब एंजाइम डिसफंक्शनल हो जाए तो मतलब ये है कि एंजाइम अब काम नहीं कर सकता। तो मैं बात कर रहा था कि जब एंजाइम डिनेचर होंगे तो डिनेचर होने की वजह से ये फिर क्या नहीं करेगी, ये फिर काम नहीं करेंगी, ठीक है। If an enzyme is broken down into its component amino acid, its catalytic activity is always destroy। इसी तरह से अगर एक एंजाइम जो है अपने कंपोनेंट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसकी तोड़ फोड़ हो जाए, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। अमाइनो एसिड कहाँ से आ गया, एमाइनो एसिड अभी मैंने आपको बताया कि एंजाइम किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। सो अगर प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होंगी तो जाहिर बात है वो अपने यूनिट्स में ही कन्वर्ट होंगे ना, जिससे प्रोटीन बना है, तो प्रोटीन के यूनिट्स क्या है, एमाइनो एसिड है ना। तो इसी तरह से फिर एंजाइम्स की जो फंक्शन है, जो एक्टिविटीज़ है, वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसी तरह से जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन एंजाइम्स के, ठीक है, वो क्या है, एसेंशियल है इसकी कैटालिटिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए। सो अगर आप चाहते हैं कि एंजाइम जो है वो फंक्शनलेबल हो, ठीक है, अपने फंक्शंस को कंटिन्यू रखे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एंजाइम अपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो है वो क्या हो, वो अवेलेबल हो। अगर नहीं होंगे तो फिर ये अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगी। समझ आ रही है बात मेरी? इसी तरह से आगे कहते हैं कि एंजाइम्स लाइक अदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स की तरह दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मोलिकुलर वेट जो है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। 12,000 से लेकर 1 मिलियन से ज़्यादा जो है इनकी मोलिकुलर वेट होती है। सम एंजाइम्स रिक्वायर नो केमिकल ग्रुप फॉर एक्टिविटी अदर देन द अमाइनो एसिड रेजिड्यू। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको जो है नंबर ऑफ केमिकल ग्रुप, सही है, मतलब कुछ तादाद में उनको मुख्तलिफ केमिकल ग्रुप जो है या फंक्शनल ग्रुप की उनको ज़रूरत होती है अपने जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो अदर रिक्वायर्स एन एडिशनल केमिकल कंपोनेंट, इसके साथ साथ कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसको जो है एडिशनल केमिकल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, जो कि एंजाइम के साथ मिलकर क्या करती है, एंजाइम के फंक्शंस को स्टार्ट करने में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सो इधर वन और मोर इनऑर्गेनिक आयन, जिसमें आपके पास कोफैक्टर में आपके पास एक या एक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक आयन होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, तो ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक क्या है, आयन है, और इसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम को एंजाइम कहते हैं, तो ये को एंजाइम जो है एंजाइम के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन होकर एंजाइम को क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, और जब एंजाइम स्टार्ट हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है वो फिर अपने फंक्शंस को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। सो कोफैक्टर या को एंजाइम का काम ये होता है कि ये एंजाइम के साथ कंबाइन होकर एंजाइम के साथ बॉन्डिंग करके एंजाइम की जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करती है, ठीक है, एंजाइम के फंक्शन को स्टार्ट करती है, और फिर एंजाइम जो है इसके बाद अपने फंक्शन को कंटिन्यू रखती हैं। यहाँ पर मज़ीद कहते हैं कि सम एंजाइम्स रिक्वायर बोथ, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों को एंजाइम और एक या एक से ज़्यादा कोफैक्टर की क्या होती है। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ एंजाइम हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसको अपना जो फंक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए दोनों को एंजाइम और एक या एक से ज़्यादा मेटेल मेटेलिक आयन मतलब कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो अ कोएंजाइम या मेटल आयन दैट इज वेरी हाई, वेरी टाइटली और इवन कोवेलेंटली बॉन्ड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड, कहते हैं कि वो
कोएंजाइम या वो मेटल आयन जो कि बहुत टाइटली कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है किसके साथ, एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसके साथ। तो ऐसे कोएंजाइम को हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जब एक को एंजाइम या को फैक्टर एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके साथ क्या करती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो ऐसे फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको फिर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। फिर इसी तरह से अ कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट बाउंड कोएंजाइम और मेटल आयन इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम, ठीक है। इसी तरह से फिर जब एक कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम क्या करता है, को एंजाइम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है, या मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम हॉलो एंजाइम कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से द प्रोटीन पार्ट ऑफ सच एंजाइम, ऐसे एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन से बना हुआ जो हिस्सा होता है, तो उस हिस्से को हम सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ उस प्रोटीन वाले पार्ट को हम एपो एंजाइम या एपो प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई इन तीन पॉइंट्स की। हेलो। यस सर। अच्छा जी, वेरी गुड। नो सर। समझ नहीं आई आपको? अच्छा तो थोड़ा सा रिवाइज अच्छा जी, दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ, सुने, दोबारा से सुने, कोई बात नहीं, ये सिंपल चीज़ है। प्रोस्थेटिक ग्रुप हम किसे कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कब बनता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप तब बनता है जब एक को एंजाइम या जो मेटल आयन होता है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो एंजाइम के साथ क्या करता है, एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है। तो ये कोफैक्टर और प्लस एंजाइम का जो बॉन्ड बना होता है, ठीक है, तो इससे हमारे साथ क्या बनता है, इससे हमारे साथ जो सब्सटेंस बनती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से हॉलो एंजाइम किसे कहते हैं, हॉलो एंजाइम से मुराद ये है कि अ कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट बॉन्ड को एंजाइम, जब एक मुकम्मल जो कि कैटालिटिकली एक्टिव होता है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, इसके साथ जब एक को एंजाइम कंबाइन होता है, ठीक है, इसके साथ जब एक को एंजाइम क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है, तो इससे हमारे साथ जो सब्सटेंस बनता है उसको हम हॉलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो प्रोटीन होता है, सॉरी जो एंजाइम होता है, ठीक है, तो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, उस हिस्से को हम एपो एंजाइम या एपो प्रोटीन कहते हैं। अब समझ आ गई इसकी? जी सर। ओके, वेरी गुड। बहुत ही ज़्यादा आसान यूनिट है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोएंजाइम क्या करते हैं, कोएंजाइम एक्ट एज अ ट्रांशिएंट कैरियर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। कोएंजाइम में क्या होता है, कोएंजाइम में असल में एंजाइम के साथ एक फंक्शनल ख़ास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये अपने साथ रखती है और उसी फंक्शनल ग्रुप के बेस पर ये क्या करती है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। मोस्ट आर डिराइव फ्रॉम विटामिन्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन द डाइट, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे साथ कोएंजाइम होते हैं, तो ज़्यादातर ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये विटामिन से बने होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से बने होते हैं, जो कि हमारे खुराक में बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, या इन स्मॉल अमाउंट इन द डाइट, जो कि हम अपने डाइट में बहुत कम मिकदार में उसको क्या करते हैं, लेते हैं, खाते हैं। तो ज़्यादातर जो कोएंजाइम होते हैं वो इससे बने होते हैं, सही है। ये कोएंजाइम क्या है, ये कोफैक्टर क्या है, ये भी आगे डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे आने वाला है। यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को एंजाइम्स के हवाले से कुछ पॉइंट्स जो है दोबारा से रिवाइज किए जा रहे हैं,
तो इसको दोबारा गौर से सुने। एंजाइम्स क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ एंजाइम, तो आपने सिंपल जवाब में उनको कहना है कि एंजाइम ये हमारे बॉडी के वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारे बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को क्या करती है, कैटलाइज करती है, उसको स्पीड अप कराती है। ठीक है, कैटलाइज से मुराद उसको स्पीड अप कराती है, उसकी ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, तो ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट जो है ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंजाइम वही का वही रहता है, जो चेंजेस आती है वो सिर्फ सबस्ट्रेट में आती है। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है, फिर एंजाइम रिएक्शन कंटिन्यू रहती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है एक ख़ास पॉइंट पर चेंज हो जाती है। सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो उसी तरह से खाली रह जाता है दूसरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए। Enzymes are selective for their substrate and speed up only a few reactions from among many possibilities. ठीक है, जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि हर सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास एंजाइम होता है। ठीक है, एक एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ जो है रिएक्शन नहीं कर सकता, बल्कि हर एक सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है, ख़ास तरह का एंजाइम होता है जो कि उस सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर उसके साथ रिएक्शन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है और फिर जब रिएक्शन मज़ीद प्रोसीड होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में। ठीक है, और एंजाइम वही का वही रहती है, उसमें किसी किस्म के चेंजेस नहीं आते। इसी तरह से मज़ीद अगर हम आगे जाए और आगे देखें तो यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, जिसमें ये नीचे जो आपको डार्क नज़र आ रहा है तो ये क्या है, सब एंजाइम है, इसको हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अब एंजाइम का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जिसको मैंने यहाँ पर किया, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट कंबाइन होती है, इस एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जो है कंबाइन होकर क्या करती है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में। ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट पर एक्शन करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पर अगर आप सबस्ट्रेट को देखें तो सबस्ट्रेट की जिस तरह से शेप है उसी तरह से एंजाइम में उसके लिए क्या बना है, शेप बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हर सबस्ट्रेट के लिए ख़ास एंजाइम होते हैं जो कि उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है किस चीज़ में, प्रोडक्ट में। सो यहाँ पर जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्शन कर लेता है तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट एंजाइम कंबाइन हो जाते हैं, इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर मज़ीद कुछ रिएक्शन आगे जाने के बाद ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर ये टूट जाते हैं, देखिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और ये एंजाइम वही खाली का खाली रह गया। फिर यही एंजाइम दूसरे इस तरह के सबस्ट्रेट के लिए दोबारा से क्या करती है, रिएक्शन करती है और इसी तरह से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। समझ आ रही है बातों की? जी सर। ओके, वेरी गुड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। अब अगर हम एंजाइम की खसूसियात के हवाले से बात करें तो एंजाइम के बहुत सारे खसूसियात हैं, जिसमें कुछ खसूसियात यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो खसूसियत है, फंक्शन है, करेक्टरिस्टिक है एंजाइम की, वो ये है कि लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट आर फॉर्म फास्टर एंड रिएक्शन रीच देयर इक्विलिब्रियम स्टेट मोर रैपिडली। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, is the minimum amount of energy required to initiate the enzyme activities is called activation energy. Activation एनर्जी की वो कम से कम मिकदार होती है जो कि एक एंजाइम को दरकार होती है अपने आप को एक्टिव करने के लिए और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सो एंजाइम की मौजूदगी की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा कम एनर्जी जो है हमें दरकार होती है रिएक्शन को करने के लिए। जी, कोई क्वेश्चन है? ये हाथ किसने खड़ा किया है, किसका क्वेश्चन है?
अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शंस रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे साथ रिएक्शन होते हैं जिसमें एंजाइम जो है वो मौजूद रहता है, एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शंस होते हैं तो वो मिलियन टाइम फास्टर होते हैं उन रिएक्शन से जिनमें एंजाइम जो है नहीं होता, ठीक है। तो ये दूसरी खसूसियत हो गई एंजाइम की। इसी तरह से as with all catalyst, enzymes are not consumed by the reaction they catalyze, nor do they alter the equilibrium of their reactions, ठीक है। जब रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो रिएक्शंस के दौरान जो है जो चेंजेस आपको देखने को मिलती है तो वो सिर्फ सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में चेंजेस मिलती हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि इस पूरे रिएक्शन के दौरान एंजाइम में किसी किस्म की चेंजेस जो है वो नहीं आती, ठीक है। और एंजाइम बिल्कुल उसी तरह से रहता है जैसे कि रिएक्शन से पहले हुआ करता था। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, ये बात तो 2-3 दफ़ा हमने अभी रिपीट कर लिया है कि हर सबस्ट्रेट के लिए एक ख़ास एंजाइम होता है और वो सबस्ट्रेट जो है सिर्फ उसी एंजाइम के ज़रिए उसकी ब्रेकडाउन हो सकती है, दूसरा एंजाइम जो है उसको ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, ठीक है। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल जैसे जैसे कि राइबोज़ाइम हो गए, ये भी क्या करती है, ये भी कैटालाइज़ रिएक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल ऐसे हैं जैसे कि राइबोज़ाइम, ये क्या करती है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म करती है, उसके जो रिएक्शंस है उसको क्या करती है, परफॉर्म करती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, सो इसको गौर से सुने। इनहिबिटर किसे कहते हैं, इनहिबिट किसे कहते हैं, इनहिबिट से मुराद मना करना। इनहिबिटर से क्या मुराद है, इनहिबिटर से मुराद ये है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम को अपने काम करने नहीं देते, ठीक है। एंजाइम को अपने काम करने से रोकने की कोशिश करते हैं, उसको क्या करते हैं, मना करते हैं कि आप ये रिएक्शन ना करें या उसके रिएक्शन को स्लो कराते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम की जो फंक्शन है उसमें खलल डालती है, ठीक है, उसमें क्या करती है, उसमें रुकावट डालने की कोशिश करती है, उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। सो इनहिबिटर डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस और डिक्रीज द एंजाइम फंक्शन और एक्टिविटीज। मंदरज झेल में से वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम के जो फंक्शन या जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कम करती है या उसको ख़त्म करती है, रोकती है, तो वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ दूसरे सब्सटेंसेस आते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या है, एक्टिवेटर ये इनहिबिटर के ऑपोजिट काम करती है, ठीक है, मुतरादिफ होती है। इनहिबिटर का काम क्या होता है, रोकना। एक्टिवेटर्स का काम क्या होता है, एक्टिवेट करना एंजाइम को ताकि वो अपने फंक्शंस को मज़ीद क्या करे, इंक्रीज करे। तो एक्टिवेटर ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ है उसको मज़ीद इंक्रीज कराती है और रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट कराने में रोल प्ले करती हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, ठीक है। मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन आर एंजाइम इनहिबिटर्स। ज़्यादातर जो ड्रग या जो पॉइजन होते हैं ये क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। Activities is also affected by temperature, pressure, chemical environment, for example pH and concentration of substrate. Examination point of view से बहुत ही important point है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि which one of the following factor that affect enzyme activity। मंदरजा झेल में से वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से बातें हैं, चीज़ें हैं जो कि एंजाइम्स के जो फंक्शन है उसको मुतासिर कराती है, उसको
को कम या ज़्यादा कराती हैं। तो उसमें आपके पास टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, प्रेशर आ जाती है, केमिकल इन्वायरमेंट मतलब एसिडिटी या बेसिडिटी हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये सारी चीज़ें एंजाइम्स के जो फंक्शन है उसको मुतासिर कराती हैं। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के हवाले से। कोई कंफ्यूजन है इस स्लाइड्स में? Enzymes are in general globular protein and range from just 62 amino acid residue in size to over 2500 residue. एंजाइम्स की अगर हम शेप की बात करें, ठीक है, तो एंजाइम जो है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ग्लोब शेप में होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये जो है 62 अमाइनो एसिड से लेकर 25 अमाइनो एसिड रेजिड्यू से जो है बने हुए होते हैं। सही है। इसी तरह से a small number of RNA based biological catalyst exist with the most common being the ribosome. These are referred as either RNA enzyme और राइबोजाइम, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ कुछ स्मॉल मिकदार में RNA से बने हुए कैटलिस्ट भी मौजूद है, एंजाइम्स भी मौजूद है, जो इसको हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, RNA एंजाइम या राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के हवाले से, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। Only a small portion of the enzyme, around 2 to 4 amino acid, is directly involved in catalysis. इसी तरह से जब ब्रेकडाउन हो रही होती है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है तो उसमें 2 से लेकर 4 अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो 2 से लेकर 4 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, ये इस पूरे रिएक्शन के दौरान क्या होती है, इन्वॉल्व होती है और रिएक्शन को क्या कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के हवाले से, इसलिए मैं बार बार जो है रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने साथ इसको नोट डाउन किया करें। अच्छा जी, the region that contain these catalytic residue bind the substrate and then carry out the reaction is known as active site। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही थी कि वो एरिया, ये स्मॉल पोर्शन जो कि 2 से 4 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है और जो कि सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को या इस एरिया को हम एक्टिव साइट कहते हैं। डायग्राम में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ एक्टिव साइट के बारे में बताया। एंजाइम्स कैन आल्सो कंटेन साइट्स दैट बाइंड कोफैक्टर विच आर नीडेड फॉर कैटालिसिस, ठीक है। इसी तरह से एंजाइम में कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहां पर एंजाइम के साथ कोफैक्टर जो है वो क्या होते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। और ये कोफैक्टर जो है जब बॉन्डिंग बनाती है तो इसका ये बॉन्डिंग बनाना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। एंजाइम जो है ये लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि फोल्ड हुए होते हैं और 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, बनाती हैं। इंडिविजुअल प्रोटीन चेन में समटाइम्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन कम्प्लेक्स। इसी तरह से जो हमारे साथ सिंगल प्रोटीन चेन होते हैं तो ये बाज़ औक़ात एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या करती है, एक प्रोटीन कम्प्लेक्स को बनाती हैं। सही है। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? Most enzymes can be denatured, that is, unfolded or inactivated by heating or chemical denaturants which disrupt the three-dimensional structure of the proteins, ठीक है। कहते हैं कि ज़्यादातर जो प्रोटीन्स या ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं तो ये डिनेचर्ड हो जाते हैं। डिनेचर्ड से मुराद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम के जो फंक्शन है वो कंटिन्यू फिर नहीं रहते उस टेम्परेचर में। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर रेंज क्या है, 35 से लेकर
39 या 40 तक जो है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 से ऊपर जाना शुरू हो जाए तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एंजाइम का जो नेचर होता है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और अगर टेम्परेचर यूं ही बढ़ता चला जाए तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर एंजाइम जो है मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल तबाह हो जाएगा और फिर एंजाइम जो है वो ठीक नहीं हो सकता, वो फिर फंक्शन लेस हो जाता है। इसी तरह से केमिकल डिनेचरेंट से मुराद ये है कि अगर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो इसकी वजह से भी एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम फंक्शन बुरी तरह से मुतासर हो जाते हैं और वो फिर अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते। डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम डिनेचरेशन में बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इसी तरह से ये सारा चीज़ें जो है, ये सारी बातें जो अब हमने की, ये एंजाइम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये एंजाइम पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात टेम्परेचर थोड़ा-सा ज़्यादा होने की वजह से एंजाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद जब टेम्परेचर दोबारा से स्टेबल होती है तो वो एंजाइम भी दोबारा से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। सो वो एंजाइम जो कि फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी आने के बाद दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं तो उसको हम रिवर्सिबल एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और जो कि स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से दोबारा ठीक नहीं होते और वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनलेस हो जाए तो उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल एंजाइम कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के हवाले से। लॉग एंड की मॉडल, सो ये कुछ मॉडल है, ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है आप स्टूडेंट्स को, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं।